हवा और उसकी विशेषताएं। मैं हर जगह धरती पर मौजूद हूँ और मैं चलती रहती हूँ। आप मुझे देख नहीं सकते क्योंकि मैं किसी रंग की नहीं हूँ। क्या आप सभी ने मुझे पहचाना? जी हाँ, मैं हवा हूँ और मैं आप सभी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हूँ। क्या आप सोच रहे हैं कि ये कैसे संभव है? आइए, मैं आपको उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में ले चलती हूँ, जहाँ अंजू और आशु अपने पिताजी के साथ एक मेले में जाने के लिए तैयार हो रही हैं। इस वीडियो का उद्देश्य हवा के विभिन्न पहलुओं को समझना है। आओ बच्चों, जल्दी करो, मेला जल्दी ही बंद हो जाएगा। पिताजी, हम तैयार हैं। मैं अपनी साइकिल पर सवार होकर आना चाहती हूँ। ठीक है। ओहो, यह साइकिल नहीं चल रही है। पिताजी, मैं क्या करूँ? यह साइकिल इसलिए नहीं चल रही क्योंकि इसके दोनों टायर में हवा नहीं है। पिताजी, हवा न होने से टायर क्यों नहीं चलता? जब टायर में हवा भरी जाती है तो टायर फैल जाता है और उपयोग में आता है। ऐसी कई निर्जीव चीजें हैं जिन्हें हवा की आवश्यकता होती है। क्या निर्जीव चीजें वो है जो सांस नहीं ले सकती है? हाँ, वे सांस नहीं ले सकती, बढ़ नहीं सकती और चल भी नहीं सकती हैं। अभी चलते चलते बात करेंगे, नहीं तो मेले के लिए देर हो जाएगी। इस साइकिल को यहीं छोड़ दो। बच्चों, क्या आप उन निर्जीव चीजों को सूचीबद्ध कर सकते हैं जिनके अंदर हवा होने पर ही वो उपयोग में आएंगी? पिताजी, जिस प्रकार हम मनुष्यों को सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, क्या उसी प्रकार जीव जंतु, पेड़ पौधों को भी होती है? पौधों, जानवरों और मनुष्यों जैसे जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए हवा की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। वायु हमारे अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है। अच्छा। बच्चों, हम मेले में पहुंच गए हैं। जाओ और उन झूलों पर खेलो। ये पैसे ले लो, मैं जाकर कुछ गुब्बारे और मोमबत्तियां खरीदूंगा और तुम दोनों को हवा के गुणों के बारे में और बताऊंगा। बच्चों, घर पर ये प्रयोग करके देखें। एक पौधा लें और 4 दिनों के लिए बाल्टी के द्वारा उसे ढक कर रख दें और फिर उसका परिणाम देखें। आप दोनों को झूलों पर मजा आया होगा। आओ, अब हम घर चलें। पिताजी, घर आ गया। अब बताइए कि आप ये गुब्बारे क्यों लाए हैं? मैं जानने के लिए उत्साहित हूँ। मैंने कुछ प्रयोग दिखाने के लिए ये गुब्बारे और मोमबत्तियां खरीदी थीं। मैं इन दोनों गुब्बारों में हवा भरूंगा। क्या आप देख सकते हैं कि जब हम इनमें हवा भर रहे हैं तो गुब्बारे आकार ले रहे हैं? यह क्या दर्शाता है? क्या आप दोनों में से कोई मुझे बता सकता है? मुझे सोचने दीजिए। क्या इसका मतलब है कि हवा गुब्बारों को आकार दे रही है? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हवा के गुणों में से एक यह है कि हवा जगह को घेरने के साथ चीजों को आकार भी देती है। मैं अब इस छड़ी के दोनों सिरों पर एक एक गुब्बारा बांधूंगा और इन दोनों को संतुलित करूंगा। इसके बाद मैं एक गुब्बारे को सुई चुभाऊंगा। आपने क्या देखा? ये क्या है? एक गुब्बारा तो फूट गया,
लेकिन छड़ी उस तरफ क्यों झुक गई जहाँ गुब्बारा नहीं फूटा था? सही कहा। यह हवा का अगला गुण है। हवा में वजन होता है। यह गेंद, गुब्बारे, टायर जैसी वस्तुओं को भरती है और जब हवा इन वस्तुओं को भरती है तो इसका वजन अधिक होता है। अरे वाह! बच्चों, आप मुझसे संबंधित बहुत ही रोचक प्रयोग देख रहे हैं। क्या आप किसी प्रयोग द्वारा यह साबित कर सकते हैं कि मैं जगह को घेर लेती हूँ? अब हम वायु के अगले पहलू पर चर्चा करेंगे। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि घर, जंगल, कागज आदि आग लगने पर क्यों जलते हैं? और इस आग को बुझाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? अंजू, क्या तुम मुझे एक गिलास दे सकती हो? ये लीजिए पिताजी। मैं अब इस मोमबत्ती को जलाऊंगा जिसे मैंने खरीदा था और अब इस गिलास को मोमबत्ती पर रख रहा हूँ। आपने क्या देखा? आग बुझ गई, पर क्यों? तुम बिल्कुल सही हो। आग बुझ गई। वह इसीलिए क्योंकि जलाने के लिए हवा आवश्यक है। जब हम मोमबत्ती पर गिलास डालते हैं तो हम हवा की आपूर्ति में कटौती करते हैं, बल्कि ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं। इसीलिए मोमबत्ती ने तुरंत जलना बंद कर दिया। इसका मतलब ये है कि जलने के लिए हवा की जरूरत है। हाँ, हवा जलने में मदद करती है। जिस क्षण हम हवा की आपूर्ति काटते हैं, उसी क्षण वस्तु जलना बंद हो जाती है। वायु एक चमत्कारी चीज है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। यह कहा जाता है कि सभी ग्रहों में से सिर्फ पृथ्वी पर जीवन है, क्योंकि यहाँ हवा और पानी है। और हवा की क्या विशेषताएं हैं? जैसे मैंने कहा, हवा जीवित चीजों के अस्तित्व का कारण है। गैसों के अलावा हवा में जल वाष्प और पराग शामिल हैं। मुझे लगता है हवा में जल वाष्प होता है जो बारिश का कारण बनता है। हाँ, तुम सही कह रही हो। वायु इसके साथ पराग लाती है जो फैल जाती है और वनस्पति और नए पेड़ों के जन्म के लिए जिम्मेदार है। बच्चों, कुछ मजेदार चीजें हैं जो हवा के बारे में जानने की जरूरत है। वो क्या है? जब खाना गर्म है तो तुम क्या करते हो? हम गर्म खाने को फूंकते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए और फिर हम खा सकें। सही है। सर्दियों में अगर आपको ठंड लग रही है तो आप क्या करते हैं? हम अपने हाथ मुंह के पास रगड़ते हैं और गर्म हवा फूंकते हैं। बिल्कुल सही। इस मामले में आप अपने हाथों को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यह अजीब बात है। एक बार हमने चीजों को ठंडा करने के लिए हवा को फूंका था और एक बार हमने चीजों को गर्म करने के लिए भी हवा को फूंका था। इसका क्या मतलब है? ऐसा क्यों होता है? क्या इसका मतलब ये है कि हमारे मुंह से गर्म और ठंडी हवा बहती है? नहीं, वास्तव में आपके मुंह से निकलने वाली हवा का एक ही तापमान होता है जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं बदल सकता है। ऐसा क्यों होता है? हमारे आसपास की हवा हमारे फेफड़ों की हवा की तुलना में हमेशा ठंडी होती है। जब हम अपने मुंह से हवा उड़ाते हैं तब बहुत सारी परिवेशी वायु इसके साथ मिल जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि वस्तु पर गिरने वाली हवा ठंडी हो जाती है। तो फिर हम खुद को गर्म रखने के लिए गर्म हवा क्यों फूंकते हैं? दूसरी ओर अगर वस्तु को मुंह के पास रखा जाता है तो हवा सीधे उस वस्तु पर गिरती है, जिससे यह गर्म होती है, क्योंकि फेफड़े से हवा गर्म होती है। दिलचस्प है ये बातें। हाँ, हवा से संबंधित बातें काफी दिलचस्प हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। जी पिताजी। ठीक है, हम इस छोटे से प्रयोग के साथ
हवा पर चर्चा को खत्म करेंगे। आशु, इस गिलास को लो, अपने मुंह के पास लाकर खींचो और अपने हाथों को हटा दो। अब आशु, अपनी सांस छोड़ो और देखो क्या होता है। गिलास नीचे गिर गया। बिल्कुल। क्या आप जानते हैं क्यों ऐसा हुआ? इसका कारण यह है कि जब कांच के गिलास से हवा मुंह से खींची जाती है तो बाहर से आने वाली हवा गिलास पर दबाव डालती है और इसे मुंह में फिट रखती है। यह साबित करता है कि वायु दबाव बढ़ाकर डालती है। हवा के इस गुण का उपयोग होली के दौरान पिचकारी का उपयोग करने के लिए किया जाता है और डॉक्टर द्वारा एक इंजेक्शन का उपयोग करते समय भी किया जाता है। क्या कमाल का गुण है। हाँ, वास्तव में मुझे आशा है कि आपने सब समझ लिया होगा जो मैंने कहा था। अब सो जाओ। इन प्रयोगों के लिए धन्यवाद पिताजी और शुभ रात्रि। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इस वीडियो का आनंद लिया होगा, जिसमें मेरे यानी वायु के गुणों और उपयोगों के बारे में बताया गया है। अगले वीडियो में हम वायु प्रदूषण और इसे नियंत्रित करने के तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे। हवा और उसकी विशेषताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से लौट आई हूँ। पिछले वीडियो में आपने मेरे गुणों और मेरे उपयोगों के बारे में जाना था। इस वीडियो में आइए हम कुछ और पहलुओं को समझें। मेरे पास बहुत दिलचस्प गुण है जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण बनाते हैं, लेकिन मनुष्य के प्रकृति से छेड़छाड़ करने के कारण मैं बहुत दूषित होती जा रही हूँ, जो कि ना ही मनुष्य के लिए, ना पेड़ों के लिए और ना ही किसी भी जीव जंतु के लिए अच्छा है। आइए इस वीडियो के पात्रों के द्वारा हम वायु प्रदूषण और इसे नियंत्रित करने के तरीकों के बारे में समझें। इस वीडियो का उद्देश्य वायु प्रदूषण और इसे नियंत्रित करने के तरीकों के बारे में समझना है। अंजू, कल के प्रयोग बहुत दिलचस्प थे। हमने हवा के बारे में बहुत कुछ सीखा। हाँ, हवा बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे अस्तित्व के लिए बुनियादी है। लेकिन मेरे पास अभी भी बहुत सारे सवाल हैं। क्या वायु में केवल ऑक्सीजन होता है? आओ हम पिताजी से पूछें। पिताजी, मुझे अभी भी कुछ संदेह है। क्या वायु में केवल ऑक्सीजन होता है? आओ बच्चों, यहाँ बैठो। वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि जैसी गैसें होती हैं। ऑक्सीजन हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। भोजन बनाने के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। आपने हमें बताया कि हम ऑक्सीजन की सांस लेते हैं और हमें ये भी पता चला है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी के कारण चीजें जलती हैं। हाँ, तुम सही हो। हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से यह कभी-कभी नहीं होता है। लेकिन पिताजी, ऐसा क्यों है? वायु के दुष्प्रभाव हैं। हाँ, मुझे याद आ गया। मैंने वायु प्रदूषण के बारे में कहीं पढ़ा था। वो क्या है? हवा में धूल, धुआं और कीटाणु भी होते हैं। ओह, क्या इस वजह से हमें खांसी और बीमारियां होती हैं? हाँ, तुम सही कह रही हो, क्योंकि धूल, धुआं और कीटाणुओं के हानिकारक प्रभाव होते हैं। इसलिए हमें हवा को साफ रखने की जरूरत है।
क्या आप हवा को साफ रखने के लिए आवश्यक सभी चीजों को सूचीबद्ध कर सकते हैं? ताजी हवा का महत्व सबसे ज्यादा है। हमें पेड़ लगाने, धूल के डिब्बे को ढकने, पटाखे न फोड़ने और कचरे को न जलाने के सभी प्रयास करने चाहिए। इस तरह हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा होती है और देखभाल भी होती है। क्या ये कदम हवा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करते हैं? हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा हमें कुछ और कदम उठाने की जरूरत है। हमें विभिन्न स्थानों पर जाते समय सार्वजनिक परिवहन को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। जितने ज्यादा लोग बस में बैठेंगे, उतने निजी वाहन सड़क से हट जाएंगे। यदि हम आसपास के स्थानों पर जा रहे हैं, तो हमें साइकिल का उपयोग करना चाहिए। इससे वायु की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी। गंतव्य एक ही होने पर एक कार में 3 से 4 लोगों के जाने की व्यवस्था करना बेहतर है। यह फिर से सुनिश्चित करेगा कि अधिक व्यक्तिगत वाहनों का उपयोग नहीं होगा और पर्यावरण की रक्षा होगी। हाँ पिताजी, हम कल अपने सभी दोस्तों को ताजी हवा का महत्व समझाएंगे। हम में से प्रत्येक को इस अच्छे कारण के लिए योगदान करने की आवश्यकता है। अच्छा, मुझे खुशी है कि तुम समझ रहे हो। बच्चों, चलती हवा को हम महसूस कर सकते हैं। क्या आपको याद है कि जब हम पिछले साल झील के पास चाचा जी के घर गए थे, तो आपने ब्लेड के साथ कुछ बड़े टावर देखे थे? हाँ, मुझे याद है। क्या आपने नहीं कहा था कि वे पवन चक्की है? हाँ, वे पवन चक्की ही थीं। इनका उपयोग ऊर्जा और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। ये इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि हवा बहती है। जब हवा ब्लेड से टकराती है, तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। हवा जब धीरे धीरे चलती है, इसे वायु कहते हैं। इस हवा के कारण पतंग उड़ती है। क्या आप किसी अन्य चीजों के बारे में सोच सकते हैं जो हवा के कारण चलती हैं? लेकिन कभी-कभी हवा बहुत अधिक बल के साथ बहती है। तेज चलने वाली हवा को आंधी कहते हैं। धूल भरी आंधियां काफी तबाही मचाती हैं। तूफान आने पर हमें घर के अंदर रहना चाहिए। इसका मतलब है कि हवा विनाश का कारण बन सकती है। तेज हवाएं विनाश का कारण बन सकती हैं। हवा के बारे में समझाने के लिए धन्यवाद। हम इन बातों को समझेंगे। इस वीडियो में हम सभी ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के तरीके और वायु के दुष्प्रभाव के बारे में सीखा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अलविदा।